बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर सदुज़ई। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नमोनिया के सिम्टम्स, इसकी पैथोलॉजी और इसका ट्रीटमेंट। तो नमोनिया क्या है? नमोनिया एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है। अब चूंकि ये रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन है तो हमें समझ आती है कि ये किसको अफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये लंग्स को अफेक्ट करेगा। किस तरह अफेक्ट करेगा कि जब कोई भी माइक्रोब से मुराद मोस्ट कॉमनली जो गिना जाता है वो बैक्टीरिया, वायरसेस, और लेस कॉमनली गिना जाता है पैरासाइट्स और फंजाई। जब भी कोई माइक्रोब हमारे एयरवे यानी कि ट्रैकिया के अंदर इंटर होगा तो उसको इरिटेट करेगा। जब ये ट्रैकिया को इरिटेट करेगा तो ये उससे आगे पास आउट होगा, उससे गुजरता हुआ आगे तकसीम हो जाएगा। किसमें? राइट लंग में और लेफ्ट लंग्स में। बाज़ एक लंग्स में पास आउट हो जाते हैं, मुंतकिल हो जाते हैं, बाज़ दोनों लंग्स में मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन नमोनिया दोनों में भी पास आउट हो सकता है यानी कि मुंतकिल हो सकते हैं और एक लंग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। अब चूंकि माइक्रोब वाइडर एयर सैक यानी कि ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है, इसके साथ जब वो डिवाइड होता है राइट लंग में और लेफ्ट लंग में, जिस तरह ये ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है हमारा राइट लंग में, हम देख रहे हैं कि आगे डिवाइड होता है तीन लोब्स में। थ्री प्राइमरी ब्रोंकस ब्रोंकस में ये डिवाइड होता है कि तीन लोब है। और लेफ्ट साइड से ट्रैकिया जो डिवाइड हो रहा है वो लेफ्ट लंग में वो हो रहा है टू प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर यानी कि टू लोब्स में। अब ये प्राइमरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होते हैं, सब डिवाइड होते हैं, यहाँ नैरो हो जाती है एयर सैक, वो आगे डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे होते हैं ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल। अब जब कोई भी माइक्रोब एयरवे से होता हुआ लंग्स में आ गया, लंग्स के अंदर प्राइमरी ब्रोंकस से आगे फिर वो नैरो एयर सैक यानी कि ब्रोंक्यूल्स के अंदर इंटर हो गया, तो ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल के एंड पे होती है हमारी एल्वियोलाई। ये क्या करते हैं माइक्रोब्स के ब्रोंक्यूल टर्मिनल के एंड पे जो एल्वियोलाई होती है वहां पे ये ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वहां ब्रोंक्यूल्स तक जाते जाते एयर सैक बिल्कुल नैरो हो जाती है, तो ये वहां जाके एल्वियोलाई के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, वहां इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब ये एल्वियोलाई के ऊपर ट्रैप हो जाते हैं, वहां इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये वहां पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, पस बनने लग जाती है वहां पे। उसके बाद क्या होता है कि एल्वियोलाई में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसकी भी आम तारीफ हम क्या करते हैं कि नमोनिया इज एन इन्फेक्शन विच कॉज इन्फ्लामेशन इन एयर सैक्स ऑफ बोथ लंग्स। नमोनिया क्या है, जिसकी हम एक आम मफहूम इसका बताते हैं कि नमोनिया एक इन्फेक्शन है जो हमारे एयर सैक्स जो कि दोनों लंग्स में मौजूद होते हैं उनको जाके वहां इन्फ्लामेशन पैदा करता है। क्योंकि एल्वियोलाई एयर सैक्स हैं, ये जाके एल्वियोलाई के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, तो वहां पर जब पस पड़ती है, इन्फेक्शन होता है, तो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिससे क्या होती है कि पेशेंट को कंजेशन होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, उसके साथ चिलनेस वगैरह जो इसकी बाकी सिम्टम्स हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एल्वियोलाई के ऊपर कि एल्वियोलाई में जब ये ब्रोंक्यूल टर्मिनल से एल्वियोलाई में जब माइक्रोब्स इंटर होते हैं तो एल्वियोलाई का क्या काम है? एल्वियोलाई में दरअसल गैसियस एक्सचेंज हो रही होती है। एल्वियोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो रही है, ये एल्वियोलाई और एल्वियोलाई के नीचे ये आर्टरीज। अब यहाँ क्या होता है कि CO2 फ्रेश ऑक्सीजन एल्वियोलाई से आर्टरीज में चली जाती है और CO2 आर्टरी से वापस एल्वियोलाई में हमारे नाक के जरिए एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। इस तरह से यहां हो रहा होता है गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, अब जब यहाँ पर स्वेलिंग हो गई और यहाँ इन्फेक्शन हो गई, यहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो गई, यहाँ पे पस इकट्ठी हो गई, अब क्या होता है कि यहाँ जो गैसियस एक्सचेंज आम हालत में आसानी से हो रहा था और हम फ्रेश ऑक्सीजन अंदर लेकर जा रहे थे और नाक से बाहर निकाल रहे थे हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब यहाँ गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा, वही सिम्टम पैदा होंगी कि सांस लेने में मसला होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा, कंजेशन होगी, दर्द महसूस होगा इस मकाम पे, क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग हो चुकी है एल्वियोलाई की, और एल्वियोलाई क्या है, ये एक एयर सैक है। ठीक है जी। अब नमोनिया है तो काबिल इलाज, लेकिन ये डिपेंड करता है कि नमोनिया जो पेशेंट को हुआ है वो सीवियर है या लेस सीवियर है। अगर तो सीवियर है तो उसका इलाज भी हो सकता है, अगर तो लेस सीवियर है तो उसका इलाज भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर।
अच्छा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नमोनिया ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसकी क्लिनिकल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो पहली टाइप है कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया या फिर कैप। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया से मुराद कि जिस तरह विंटर्स में इन्फ्लुएंजा वायरस आम होता है, जिस जो कि कॉमन कोल्ड कॉज करता है और हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड भी होते हैं। अब आप एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, कहीं पे काम करते हैं, वहां लोगों को कॉमन कोल्ड है, वहां से आपको ये माइक्रोब चिमट जाता है, आपको हो जाता है। इसके बाद जो आपको नमोनिया होगा वो कहलवाएगा कैप यानी कि कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया। दूसरी टाइप है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, हैप यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। हैप से मुराद कि आप हॉस्पिटल गए, आउटडोर में गए आप चेक करवाने के लिए या किसी भी मसले से जब आप जाते हैं, वहां अगर कोई पेशेंट ऐसा था जिसको नमोनिया था या वहां पर नमोनिया के माइक्रोब मौजूद थे, वो आपको हो गए, उसके बाद आपको नमोनिया हो गया, तो वो हैप के कैटेगरी में आएगा यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया। और जो नमोनिया के माइक्रोब आपको हॉस्पिटल से लगेंगे वो ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल में होते हैं और हॉस्पिटल की बहुत सारे एंटीबायोटिक के ये रेजिस्टेंस होते हैं, उसके एंटी होते हैं, इनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद होती है और ये नमोनिया ट्रीट करने में भी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है और पेशेंट को भी बहुत सी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। थर्ड टाइप है वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया या फिर वैप। आप वेंटिलेटर पर हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में, किसी भी वजह से कोई भी आपका इलाज हो रहा है, वेंटिलेटर पर अगर कोई पेशेंट है और उसको ऑक्सीजन दी जा रही है उसको जिंदा रखने के लिए या उसकी बहाली के लिए, उस वेंटिलेटर मशीन पर या वेंटिलेटर पर नमोनिया के माइक्रोब थे वो आपको चिमट गया, उसके बाद जो आपको नमोनिया होगा वो आएगा वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमोनिया की कैटेगरी में या फिर वैप में। फोर्थ कैटेगरी है हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमोनिया या फिर एच कैप। आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जो हेल्थ केयर रिलेटेड है या आप हॉस्पिटल में कोई जॉब कर रहे हैं या आप किसी हेल्थ यूनिट में काम करते हैं, वहां पर आपको अगर ये माइक्रोब चिमट जाते हैं, इसके बाद जो आपको नमोनिया होगा वो आएगा हेल्थ केयर एसोसिएटेड नमोनिया की कैटेगरी में या फिर एच कैप में। और फिफ्थ जो इसकी टाइप है वो है एस्पिरेशनल नमोनिया। एस्पिरेशनल नमोनिया से मुराद कि सांस लेते हुए ड्यूरिंग इनहेल आपका कोई सलाइवा चला गया, आप कुछ खा रहे थे, उस फूड का कोई पार्टिकल चला गया या कोई भी चीज सांस लेने के जरिए अगर आपके लंग्स में चली गई और उसने वहां जाके इन्फेक्शन पैदा किया, वहां पर स्वेलिंग होगी एल्वुलाइज के अंदर, एसएक्स के अंदर, तो इसके बाद जो नमोनिया होगा वो एस्पिरेशनल नमोनिया कहलाएगा। अब अगर काइंड्स ऑफ नमोनिया की बात करते हैं तो वो डिफरेंट है। वैसे तो मशहूर 3 टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप है लोबर नमोनिया। लोबर नमोनिया से मुराद, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है, कि राइट लंग में 3 लॉब्स होती हैं और लेफ्ट लंग में 2 लॉब्स होती है। अब उन लॉब्स में कहीं भी ये माइक्रोब इंटर हुए और इन्होंने सिर्फ उसी लॉब्स को, चाहे वो पार्शियली उसको अफेक्ट करें या उसको फुली अफेक्ट करें, उसके बाद जो नमोनिया कॉज होगा वो आएगा लोबर नमोनिया की कैटेगरी में या उसको हम लोबर नमोनिया कहेंगे। सेकेंड टाइप है ब्रोंकोनोमोनिया। ब्रोंकोनोमोनिया वो नमोनिया है जब लॉब्स में प्राइमरी ब्रोंकस से आगे एयर सैक नैरो होती है और डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स के अंदर, अगर वहां माइक्रोब्स ट्रैप हुए हैं और उसके बाद नमोनिया कॉज हुआ है तो उसको हम ब्रोंकोनोमोनिया की कैटेगरी में लिखेंगे। थर्ड टाइप है इंटरस्टिशियल नमोनिया। इंटरस्टिशियल नमोनिया से मुराद इंटरस्टिशियम वॉल होती है एल्वेलाई की, हमारे टीन एयर सैक्स की, ये जो वॉल्स होती हैं, ये अगर आपको नजर आ रही हैं तो ये इस वॉल को बोलते हैं इंटरस्टिशियम वॉल। अगर इस वॉल पर माइक्रोब इकट्ठे हुए, इंटर हुए और इस वॉल को उन्होंने इफेक्ट किया है, इसके अंदर कोई मसला पैदा कर दिया है और यहाँ पर स्वेलिंग कॉज हो रही है, तो इसके बाद जो नमोनिया कॉज होगा उसको हम बोलेंगे इंटरस्टिशियल नमोनिया। अब बात करते हैं माइक्रोब्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नमोनिया। वो बैक्टीरिया वायरसेस जो कि रिस्पॉन्सिबल है नमोनिया कॉज करने के लिए। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। पहली है बैक्टीरिया, दूसरी कैटेगरी वायरस, थर्ड कैटेगरी फंजाई और चौथी कैटेगरी पैरासाइट्स की। तो बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कॉज करते हैं नमोनिया, तो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, क्लेमेडोफिला न्यूमोनाई, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनाई। अगर वायरस की बात करें तो वायरस में रिनो वायरस, कोरोना वायरस,
इन्फ्लुएंजा और RSV यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टिकल वायरसेस। ये ज्यादातर इन्फेंट्स या उनको होता है जिन बच्चों की उम्र 2 साल से कम होती है। अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई में नियोमोसिस्टस जेरोवेसी, एस्पार्गिलस और कैंडेडा रिस्पॉन्सिबल होते हैं नमूनिया कॉज करने के लिए। और पैरासाइट्स में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, स्ट्रेकोरलस एंड अदर्स, और बाकी जितने भी माइक्रोब्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं टू कॉज नमोनिया। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की, तो वो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको नमोनिया आसानी से हो सकता है या नमोनिया की जद में आसानी से वो आ सकते हैं। तो वो 65 इयर्स ओल्ड पीपल, वो लोग जिनकी उम्र 65 साल हो या 65 साल से ऊपर हो, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग होते हैं, तो इनको नमोनिया काज होने का रिस्क ज्यादा होता है, नमोनिया लगने के खतरात ज्यादा होते हैं। 2 इयर्स ओल्ड बेबी या इन्फेंट, इन्फेंट से मुराद जो बच्चा नवमौलूद बच्चा और वो बच्चे जो 2 साल से कम उम्र होते हैं उनको नमोनिया लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी भी इम्यूनिटी अभी इतनी मजबूत नहीं होती। और फिर एक कैटेगरी है क्रॉनिक लंग डिजीजेस वाले लोगों की, वो लोग जिनको क्रॉनिक लंग डिजीजेस का कोई आर्जा रहा हो, फॉर एग्जांपल COPD से मुराद क्रॉनिक ऑब्सेसिव पल्मोनरी डिजीजेस, जो पहले से ही लंग्स के रिलेटेड किसी बीमारी में मुब्तला थे, तो ऐसे लोग भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो उनको नमोनिया लगना बहुत ही आसान होता है। थर्ड कैटेगरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल्स होती हैं वो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो तब भी चांसेस ज्यादा होते हैं नमोनिया होने के। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स या विमेन्स को भी नमोनिया बासानी हो सकता है। फोर्थ कैटेगरी है वो लोग जिनको कैंसर है, जिनको HIV एड्स है, या ऐसा कोई मसला है, बड़ी तकलीफ है, कोई कैंसर HIV एड्स जैसी, या वो जो डायबिटिक पेशेंट है, तो उनकी भी इम्यूनिटी कमजोर होती है, वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोग गिने जाते हैं और उनको भी नमोनिया लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो इसमें स्ट्रोक यानी कि कोई चोट लगी थी, किसी को कोई चोट लगी, उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो गया, निजाम असबी कमजोर हो गया, मैसेजेस सही तरह से ब्रेन सेंड नहीं कर पा रहा, उसके दौरान क्या होता है कि स्वेलिंग में मसला होता है, खाना निगलने में मसला होता है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपको खाना निगलने में मसला हो रहा है, जैसे ही खाना निगलते हैं तो वो सही से निगला नहीं जाता, वो इनहेल करते वक्त, सांस लेते वक्त हवा की नाली से होता हुआ अगर लंग्स में चला जाता है तो वहां जाके भी वो पस पैदा करते हैं, स्वेलिंग पैदा करते हैं और नमोनिया कॉज करता है। तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं, ये वो लोग हैं जिनको नमोनिया लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कहते हैं नमोनिया का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, होम्योपैथी में नमोनिया का क्या ट्रीटमेंट है। तो एज यूजुअल जिस तरह से हम चलते आ रहे हैं कि अब कंफर्म हो गया कि पेशेंट को नमोनिया है, उसके अंदर सभी सिम्टम्स मौजूद है, उस सिम्टम्स के सिमिलर रेमेडी हम उसको देंगे, तब ही वो पेशेंट सेहतयाब होगा। तो कुछ रेमेडीज जो हमारे यहाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं, जो हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनका मैंने यहाँ नाम लिखा है, उसको हम बताएंगे कि किस तरह इस्तेमाल की जाए। तो पहली रेमेडी है जो कि खुद नोसोड है, न्यूमोकोकोसिनम। नमूनिया का इलाज शुरू करने से पहले आप ये एक डोज दे सकते हैं, उसके बाद जो भी सिम्टम्स हो या जो भी आपका क्लिनिकल तजुर्बा है वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। दूसरी दवाई है स्ट्रेप्टोकोकोसिनम, ये भी एक नोसोड है। ये आप अगर आपने सिम्टम्स लिए हैं, केस टेकिंग पूरी की, आप इलाज शुरू कर दिया नमूनिया का और वो 40-50% से ऊपर नहीं जा सकता, तब ऐसे में आप एक खुराक स्ट्रेप्टोकोकोसिनम की दे सकते हैं। इसके बाद उसका जो रिकवर होने का जो रेट है, जो रेशो है, वो बढ़ जाएगी, वो तेज हो जाएगी। थर्ड मेडिसिन है हमारी बेसिलिनम। बेसिलिनम भी एक नोसोड है। बेसिलिनम आप रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर तो एक्यूट कंडीशन में है तो इसकी रेपिटेशन आप 2 से 3 से 4 मरतबा भी कर सकते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द इलनेस, ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। चौथी हमारी मेडिसिन है फास्फोरस। फास्फोरस की सबसे जो अहम अलामत है वो आप देखेंगे कि जब आप पेशेंट की शर्ट ऊपर करेंगे तो आपको उसकी पसलियां अंदर धसी हुई नजर आएंगी, और इसके साथ एक जो अहम अलामत इसकी होगी कि यहाँ हंसली से ऊपर यहाँ आपको गड्ढे बने हुए नजर आएंगे। इस तरह से नजर आएगा कि जिस तरह पेशेंट की गर्दन में हंसली के ऊपर गड्ढा बना हुआ है। इस अलामत के ऊपर आप फास्फोरस देंगे तो नमूनिया ठीक हो जाएगा। फिफ्थ रेमेडी हमारी है
ब्रायोनिया अल्बा। ब्रायोनिया अल्बा की जो मेन सिम्टम है, जो अहम सिम्टम है निमोनिया में, वो ये है कि फ्लोटिंग रिब्स के नाम से आप इसको याद रखें कि इस तरह से महसूस होता है कि पसलियां तैर रही हैं। तैरने से मुराद इस तरह महसूस होता है कि पसलियां पेट के अंदर या डायफ्राम के ऊपर इस तरह से मूव कर रही हैं। ठीक है, फ्लोटिंग रिब्स भी कह सकते हैं यार आप, या आप इसको उर्दू में इस तरह से याद रख सकते हैं कि चलती हुई पसलियां, यूं महसूस हो कि पसलियां चल रही हैं। और सिक्स्थ जो हमारी मेडिसिन है वो है क्रोटेलस कैस्कावेला। क्रोटेलस कैस्कावेला ऑफिडिया ग्रुप से मुराद वो ग्रुप है जो कि स्नेक विनोम से तैयार होती है रेमेडीज, उसको ऑफिडिया ग्रुप कहते हैं। तो ये ऑफिडिया ग्रुप की रेमेडी है क्रोटेलस कैस्कावेला। क्रोटेलस कैस्कावेला की बहुत ही अहम सिम्टम है और वो ये है कि लंग्स पंक्चर हो जाते हैं। तो लंग्स पंक्चर हो जाए यानी कि नमोनिया इतना सिवियर हो जाए, इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए, इतने बुरे तरीके से अटैक करे पेशेंट को कि उसके लंग्स ही पंक्चर हो जाए, तब क्रोटेलस कैस्कावेला सख्त जरूरत है इसकी कि आपने उसको वहां इस्तेमाल करवानी है पेशेंट को, तभी वो जहां पर हो पाएगा, वरना मसाइल बढ़ जाएंगे। बाज़ औक़ात ऐसे पेशेंट जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और सेवंथ हमारी रेमेडी है क्रोटेलस होराइडस। क्रोटेलस होराइडस ये भी ऑफिडिया ग्रुप की रेमेडी है। इसका बहुत ही आम इस्तेमाल आपके क्लिनिक पे भी होता होगा, हमारे क्लिनिक पे भी होता है, लेकिन जो इसकी मेन सिम्टम है वो ये है कि निमोनिया के पेशेंट्स को अगर स्पर्टम में, अगर बलगम में, ठीक है, म्यूकोप्रुलेंट तो कफिंग होती है इसकी कफ में बलगम आ रहा होता है। यहाँ मैं एक बार और आपको बात बताता जाऊं कि जो नमूनिया बैक्टीरिया की वजह से कॉज होगा तो उसकी जो कफिंग होगी वो म्यूकोप्रुलेंट होगी, यानी कि उसके अंदर म्यूकस मिला हुआ आएगा। वो तर खांसी नहीं है, उसकी वो तर खांसी होगी, खुश खांसी नहीं होगी। लेकिन जो नमोनिया वायरस की वजह से कॉज होगा तो उसकी जो खांसी होगी वो म्यूकोप्रुलेंट नहीं होगी, उसके अंदर म्यूकस नहीं निकलेगा, बल्कि वो खुश खांसी होगी। ये बहुत अहम पॉइंट है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि जैसे ही आप पेशेंट को देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इसको बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया कॉज हुआ है या फिर किसी वायरस की वजह से कॉज हुआ है। जो कि बेसिक डिफरेंस उनके दरमियान क्या है कि बैक्टीरिया की वजह से अगर निमोनिया कॉज हुआ है तो जो कफिंग होगी वो म्यूकोप्रुलेंट होगी, यानी कि उसके अंदर म्यूकस आएगा, और जो वायरस की वजह से कॉज हुआ होगा वो म्यूकोप्रुलेंट नहीं होगी, बल्कि ड्राई कफ होगी, वो खुश खांसी होगी। अब क्रोटेलस होराइडस की बात कर रहे थे, तो इसकी जो मेन सिम्टम है वो ये है कि जब मरीज खांसे या बलगम निकाले बाहर तो उसमें खून आए, तो खून मिला बलगम या खून ज्यादा आ रहा है उस दौरान बलगम में भी, थूकने में भी, तो तब वहां पर आपको अशर जरूरत है क्रोटेलस होराइडस इस्तेमाल करने की। जब आप क्रोटेलस होराइडस इस्तेमाल करेंगे तो मरीज जान भर हो जाएगा, उसकी निमोनिया से जान छूट जाएगी, उसको रिलीफ मिल जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने निमोनिया की डेफिनेशन की, निमोनिया को समझा कि उसकी आम तारीफ क्या है, उसका मफहूम क्या है, उसके बाद उसकी कैटेगरीज, उसकी पैथोलॉजी, उसके बाद उसके रिस्क फैक्टर्स और माइक्रोब जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं निमोनिया कॉज करने के, उनको डिस्कस किया। और एंड में हमने डिस्कस किया है निमोनिया ट्रीटमेंट के, निमोनिया का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। हमारी वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया।